असल तो कांग्रेस ही बी टीम है बीजेपी की। तो फिर आप कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में, इंडिया गठबंधन के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन क्यों करना चाहते हैं? देखिए, गठबंधन तो एक राजनीतिक एक वो होता है, मतलब राजनीतिक फायदे के लिए आप किसी भी हद तक समझौता करेंगे? फायदे की बात नहीं है, मेन बात है कि हमें भाजपा को रोकना। बीजेपी की बी टीम के साथ ये जाकर के गठबंधन कर रहे हैं, जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में पीडीपी के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया था, तो फिर आप में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? नकुल शर्मा के खिलाफ बहुत सारी विरोध प्रदर्शन हुए, बहुत सारी एफआईआर हुई, वो अभी तक एक्शन नहीं हुआ। नहीं, बीजेपी ने एक्शन लिया? हाँ, नहीं, कोई बीजेपी ने एक्शन लिया उनको बाहर निकालने का, अदालत ने नहीं लिया। भाजपा को ही फायदा मिलता है और दंगों से फायदा मिलता है। देखिए, शर्त से जुदा का जो नारा है वो इस्लामिक नारा नहीं जी, और उसके लिए कई सारे फतवे भी जो है। तक आप लोगों ने कितने दलितों को टिकट दिया? हमने तो कई सारी जगह टिकट दिया उनको। बिहार में कितनों को दिया? बिहार में नहीं दे पाए। किसी ने फोन पे बोल दिया तलाक तलाक तलाक, कहीं बैठा हुआ है और वो तलाक अब भी हो रहे हैं। तो ये गलत है ना? नहीं, देखिए, ये सब चीजों में हम इस पर कोई नहीं बात कर सकते। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल पॉडकास्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब देश की राजनीति बदली है। कहा जाने लगा कि बीजेपी अब कमजोर हुई है और इसके बाद 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले थे और इनमें से 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यह कहा जा रहा था कि इन चारों राज्यों में अब बीजेपी भी कमजोर हुई है और इसका असर भी देखने को मिलेगा, जिसमें से 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन जो नतीजा आया वो बिल्कुल उलट था, क्योंकि हरियाणा में फिर से बीजेपी आई है और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना झंडा बुलंद किया है। अब राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ बिल्कुल उलटफेर हो गया और इसके बीच अब मोहम्मद साहब के ऊपर एक विवादित बयान भी सुर्खियों में है, जो कि इसके बाद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा राजनीति भी हो रही है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं और इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे अपने इस स्पेशल पॉडकास्ट में। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो शख्सियत मौजूद हैं, हम आपको उनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं, ये AIMIM के प्रवक्ता हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप यहाँ पे आए, स्टूडियो में आए। जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया सर कि अभी जो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले थे और ये कहा जाने लगा था कि बीजेपी इन चारों राज्यों में जो है वो कमज़ोर होगी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद, लेकिन 2 राज्यों में अब विधानसभा चुनाव हो गए, उसके नतीजे भी आ गए और नतीजे आपने देखें कि उसके नतीजे बिल्कुल उलट हैं। तो सर, सबसे पहले तो शुरुआत में इसी से करूँगा कि इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस पे मैं ये कहना चाहूँगा, अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए तो बैसाखी की सरकार जो बनी केंद्र में जी, अब जो है इंटरकम्बेंसी इतनी थी हरियाणा में, तो आपसी जो कांग्रेस के जो आपसी जो नेता हैं, जो 3 लोग जो है मुख्यमंत्री बनने के दावेदार थे, उसका जो है नुकसान हुआ है। जी, इसकी वजह से जो है वहाँ पर जो है कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। और लगातार ये कहा जाता है नियाज भाई कि बीजेपी की जो है MIM जो है वो बी टीम है। जी, अब तो हम चुनाव नहीं लड़े हरियाणा में, एक भी सीट पे चुनाव नहीं लड़े, फिर वहाँ पर कैसे जीत गई बीजेपी? तो ये बीजेपी जो है वो सामाजिक दो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, जो 80 और 20 की बात करती है, जी, शमशान कब्रिस्तान की बात करती है, कपड़ों से पहचानने की बात करती है। तो उसका फायदा जमीन पर उन्हें जो है, जो एक तबका है ऐसा, जिनको ये बातें वो मुतासिर होते हैं इन बातों से और वो वोट में वो देते भी हैं वो वोट भाजपा को। तो इस तरीके से, और कांग्रेस भी यही चाहती है कि हम भी जो है बीजेपी वाली राजनीति करें। जैसे आपने देखा होगा अभी हिमाचल में हमारी एक मस्जिद है, सिजोली मस्जिद में, वहाँ के जो कांग्रेस के नेता हैं वो सदन में खड़े होके कहते हैं, वहाँ पर मुख्यमंत्री भी बैठे थे और वहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष भी बैठे थे और कह रहे कि मस्जिद तो अवैध है, उसको तोड़ देना चाहिए। तो जो राजनीति बीजेपी करती है शमशान की कब्रिस्तान की, मैंने बताया आपको 80-20 की, वही राजनीति अब जो है कांग्रेस भी उसी राजनीति पे आ चुकी है। वो लगातार ऐसे मुद्दों को बार बार, आप देखिए जो है बाबरी मस्जिद का ताला भी कांग्रेस के शासनकाल में खुला।
जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई तब भी जो है कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। तो कांग्रेस भी, असल तो कांग्रेस ही बी टीम है बीजेपी की। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछूं कि आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ही बीजेपी की बी टीम है, तो फिर आप कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में, इंडिया गठबंधन के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन क्यों करना चाहते हैं? देखिए, गठबंधन तो एक राजनीतिक एक वो होता है, पहले भी ऐसे तो हमारा पार्टी का पहले भी रहा है कांग्रेस के साथ गठबंधन। मगर हम ये नहीं चाहते कि हमारी आपस में लड़ने की वजह से बीजेपी जो है वो जीत जाए। इसलिए गठबंधन होते हैं कि इनको रोका जाए किसी तरीके से। तो उसके लिए इम्तियाज़ जलील साहब ने, जो प्रदेश के अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, उन्होंने ये पहल की है और कहा है। अभी तो कोई फाइनल तो हुआ नहीं, अभी तो डिसाइड होगा, बातचीत होगी, सीट पे बंटवारे होंगे, तो अभी तो उसमें टाइम लगेगा नियाज भाई। मतलब राजनीतिक फायदे के लिए आप किसी भी हद नहीं, तक समझौता करेंगे? फायदे की बात नहीं है, मेन बात है कि हमें भाजपा को रोकना है। तो भाजपा को रोकना है तो आपके पास यही तरीका है कि कांग्रेस के साथ जाकर ही, इंडिया गठबंधन के साथ जाकर ही आप भाजपा को रोक सकते हैं? नहीं तो एकजुट अगर हो जाएंगे, अगर सारे लोग एक साथ, जो वोट का जो डिवाइड होता है, वोट जो है इधर, जैसे कि आप देखते ही होंगे, सब तरीके से सब पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो सभी को लोग जो है पसंद करते हैं, कोई किसी को पसंद करता है। तो इस तरीके से अगर वोट कट जाता है तो फिर उसमें भाजपा को ज़्यादा फायदा होता है। तो फिर तो सर वो दोहरी बात हो जाएगी ना, फिर तो लोग यही कहेंगे कि देखिए, एक तरफ ये कहते हैं कि कांग्रेस ही जो बीजेपी की बी टीम है और उसी बीजेपी की बी टीम के साथ ये जाकर के गठबंधन कर रहे हैं, जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में पीडीपी के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया था, तो फिर आप में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? नहीं, हम तो भाजपा को रोकने के लिए कर रहे हैं ना सब कुछ। और हमने एक जो है प्रपोजल दिया है उद्धव गुट को। अब जी। देखते हैं, उसमें तो अभी लंबी चर्चा होगी, अभी तो डिसीजन अभी जो है कहा गया है, अभी तो बातें बहुत सारी होने वाली हैं, जिसमें देखते हैं आगे क्या पार्टी डिसीजन लेती है। हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं हम्म। कि दिल्ली में भी एक जो है गठबंधन होना चाहिए, जो आज़ाद समाज पार्टी है चंद्रशेखर जी की, हम्म। उनके साथ हमारा अलायंस यूपी में भी होना चाहिए। हम्म। अगर अलायंस होता है तो पार्टी फायदा करती है और पार्टी के लोग भी जीत के आते हैं, तो एक और एक 11 होते हैं नियाज भाई। हम्म। तो इस तरीके से पार्टी का ग्रोथ भी होता है और लोग जीत के भी आते हैं, तो फिर अच्छा रहता है, वोट भी नहीं बढ़ता। हम्म। और ये बार बार बात हो रही है बटोगे तो कटोगे, तो हम भी कह रहे हैं कि नहीं बटना चाहिए, तो ये जीत जाएंगे भाजपा। तो इसलिए एक होकर सबको एक चुनाव 1-1 होना चाहिए चुनाव, तो ये हमारा। चलिए, अभी महाराष्ट्र पे, इस पे भी हम आएंगे, बटोगे तो कटोगे, ये तमाम जो इस तरीके के जो बयान दिए गए हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम महाराष्ट्र के चुनावी उसके ऊपर ही बात कर लेते हैं कि अगर महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील एक मजबूत चेहरा AIMIM के लिए हैं, वो वहाँ पे अभी उन्होंने रैली भी निकाली थी, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वो रैली को भी अंजाम दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील के नेतृत्व में AIMIM वहाँ पे भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करेगी, या बिल फिर इंडिया गठबंधन में शामिल होने की जो आप लोगों की पहल है, कोशिश है, वो कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल, हमारा, मैं आपको बता देता हूँ, 2 हमारे वहाँ पर विधायक हैं, हम्म। जो भी मौजूदा विधायक जीते हुए हैं। 5 ऐसी विधानसभा थी जिनमें जो हम दूसरी पोजीशन पे आए थे। हम्म। तो हमारी यही डिमांड है कि हमें 25 सीटें अगर वहाँ पर मिलती हैं तो हम गठबंधन करेंगे। हम्म। हम 25 सीटों पे मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए वहाँ पर जो है हमारा पूरा संगठन है, हमारे लोग हैं। 5 प्रत्याशी अभी तक हमने, इम्तियाज जलील साहब ने, हमारे बैरिस्टर साहब ने जो है वहाँ पे नाम उनके डिक्लेयर कर दिए हैं। हम्म। तो इस तरीके से वहाँ पर जो ज़मीनी जो मुद्दे हैं उनको लेके आप देखते ही होंगे, इम्तियाज जलील बेबाक जो एक आवाज़ है, और उन्होंने ये दिखा भी दिया कि महाराष्ट्र में जाकर दिखा दिया कि कैसे जो वो महाराज हैं, जो हमारे पैगंबर साहब के बारे में आप शायद बोल रहा था, उसकी गिरफ्तारी के लिए नीतीश राणा जो है उनकी गिरफ्तारी। तो ये लगातार जो बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है ना, हम्म। तो उन, और जो हमारी भर भर के वोट लेते हैं, जैसे अब आप कांग्रेस को देख लीजिए, हम्म। अब आप जो है शिवसेना को देख लीजिए या एनसीपी को देख लीजिए, वो लगातार मुसलमानों की वोट तो लेते हैं, मगर जब मुसलमानों के पैगंबर साहब पे कोई बात आती है तो वो कुछ नहीं करते। लेकिन चलिए, अगर हम पैगंबर साहब पे अभी आएंगे, लेकिन अगर आपको लोग वोट देते हैं, आपके पार्टी के नाम पे, असदुद्दीन ओवैसी के नाम के चेहरे पे लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन आपके विधायक तो टिकते ही नहीं है, फिर आप देख लीजिए बिहार में क्या हुआ। आपके जो विधायक थे वो उन्होंने पार्टी बदल ली, तो फिर आप ऐसे कैसे मतलब
आप अपने दलील को कैसे मजबूती से पेश कर पाएंगे अगर महाराष्ट्र में भी यही हुआ तो? देखिए, ऐसे तो अगर आप हम पे इल्ज़ाम लगाएंगे नियाज भाई, तो फिर तो आप कांग्रेस पे भी कहिए। कांग्रेस के सारे नेता भाजपा में चले गए। भाजपा के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें नहीं तो कितने आप भी कांग्रेस तो करप्शन हो नहीं है ले। ना? नहीं, हम कांग्रेस नहीं है, तो अगर कोई चला जाता है तो उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। हमने तो उन्हें नेता बनाया, उन्हें टिकट दिया, उनको विधायक बनाया, उनको विधानसभा में भेजा। अगर कोई अपने लालच की वजह से या किसी और, बहुत सारे दबाव होते हैं, अगर वो चले जाते हैं तो वो तो देखिए फिर तो जनता ही उनको उसका जवाब दे सकती है। हमारी पार्टी का तो उसमें कोई कसूर नहीं है। हम्म। हमारी पार्टी को तो लोगों ने पसंद किया और विधानसभा में भेजा। तो इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं होता। ये तो कुछ लोग होते हैं ऐसे, वो सभी पार्टियों में होते हैं, हम्म। जो जीतते इधर से हैं फिर उधर चले जाते हैं, फिर उधर से हारते हैं तो फिर इधर जीतने के लिए इधर आ जाते हैं। तो ये तो राजनीति में ये तो लगातार आप देखते ही। हाँ, अब मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, अब पैगंबर मोहम्मद साहब पे विवादित टिप्पणी को लेकर के ये जो भी अभी मामला चल रहा है, तो सबसे पहले तो आप इस पे क्या कहेंगे ये बताइए। देखिए, मैं तो लगातार यही कह रहा हूँ, आप सारे टीवी चैनलों पे हम जाते हैं, डिबेट में अपनी बात रखते हैं। जी। मेरा कहना यही है कि ये शुरुआत नुपुर शर्मा ने की थी हम्म। एक टीवी डिबेट्स के दौरान। उन्होंने पैगंबर साहब के बाद में, पैगंबर साहब के बारे में आपत्त टिप्पणी की गई। फिर उसके बाद रामगिरी एक हैं, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहता, ऐसे लोगों का जो देश में साधु संत बनकर कथाकथित और इस तरीके की वाहियत बात करते हों, तो मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहता। दूसरा एक और है, गाजियाबाद का एक व्यक्ति है, वो भी कहता है अपने आप को साधु संत, उसने भी हमारे पैगंबर साहब के बारे में ऐसी बात कही है। तो हम कह रहे हैं लगातार ये जहाँ जहाँ पर भी बातें हो रही हैं, आप ये देखिए, वहाँ पर भाजपा की सरकार है हम्म। और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। हम्म। अगर यही बात अगर हम किसी अपने हिंदू भाइयों के, भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के बारे में अगर कोई अपशब्द बोलते हैं, तो अभी नियाज भाई हमारे पास एफआईआर भी हो जाएगी हमारे खिलाफ, हम जेल भी चले जाएंगे, एनएसए के तहत हमारे पास कार्रवाई भी हो जाएगी, हमारे घर पे बुलडोजर भी चलाया जाएगा। तो इस तरीके की, मगर जब हम देखते हैं कि जब इंसाफ और जो कानून है हमारा वो सबके लिए बराबर है, मगर जब हमारा इंसाफ और जो कानून है, हमें दिखता है कि अगर कोई हिंदू धर्म का होता है, अगर वो हमारे पैगंबर साहब के बारे में कहता है, तो सरकार उसका बचाव करती हुई नजर आती है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की चीज़ें किसी मुस्लिम समाज से होती तो ये सब कुछ हो जाता, उनके ऊपर एफआईआर भी हो जाता, वो जेल में बंद कर दिए जाते। जी। लेकिन उसी को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि किसी भी जाति, मत, मजहब अथवा संप्रदाय से जुड़े इष्ट देवी देवताओं, महापुरुषों और संत साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है, किंतु विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोरता पूर्वक सजा दिलवाई जाएगी। प्रदेश में सभी की सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। पर्व एवं त्योहारों को सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने हेतु प्रतिबद्ध है। तो अगर इस तरीके का बयान अगर स्वामी उसके तरफ से आता है, तो योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा ट्वीट किया है। देखिए, मैं लगातार यही बात कहता आ रहा हूँ और अब आज आपके चैनल पे भी और आपके ब्रॉडकास्ट में भी कहना चाहता हूँ। नुपुर शर्मा ने बयान दिया, उसके खिलाफ पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हुआ। हमारे देश की छवि भी खराब की गई। हमारे जो देश के राजदूत हैं, जो अलग अलग स्टेटों में हैं, अलग अलग, उनको भी बुला के वहाँ पे डांटा गया। तो इस तरीके का माहौल बनाया, मगर उसके खिलाफ अभी तक, नुपुर शर्मा के खिलाफ बहुत सारी विरोध प्रदर्शन हुए, बहुत सारी एफआईआर हुई, वो अभी तक एक्शन नहीं हुआ उसके खिलाफ। नहीं, जेल बीजेपी ने एक्शन लिया? हाँ, नहीं, कोई बीजेपी ने एक्शन लिया उनको बाहर निकालने का, अदालत ने नहीं लिया। अदालत ने उनको जेल नहीं भेजा, मगर जिन्होंने विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, जो दंगे हुए, उसमें लोगों आज तक जेल में हैं लोग। मगर जिसके बयान से पूरा माहौल खराब हुआ पूरे देश का, वो आज बाहर घूम रही है। इसका फायदा आप लोगों को भी मिलता है? नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा आरोप नहीं। अगर इसका ये फायदा सारा बीजेपी को मिलता है तो आप लोगों को भी मिलता है? नहीं, भाजपा को ही फायदा मिलता है और दंगों से फायदा मिलता। इसीलिए कई सारे जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो पुलिस के पूर्व अधिकारी हैं, उनकी किताबें हमने पढ़ी हैं, उनमें उन्होंने बताया कि जब तक सरकार न चाहे नियाज भाई, कोई भी दंगा नहीं हो सकता। सरकार प्रायोजित दंगे होते हैं। लेकिन अच्छा, चलिए ठीक है, चूंकि मैं भी थोड़ा सा इस्लाम को करीब से जानता हूँ, ठीक है, मोहम्मद साहब के ऊपर जो विवादित टिप्पणी का जो भी मामला है, देखिए, सबसे पहले तो मैं
ये जो भी लोग इस तरीके के विवादित टिप्पणी करते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी की आस्था किसी से जुड़ी हुई है तो उसके रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी आस्था को हर्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, ये एक बात। और जो लोग इस तरीके से करते हैं वो उकसाने का काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वही मोहम्मद साहब पे जब इस तरीके की टिप्पणी होती हैं, विवादित टिप्पणी होती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं लगता कि आपको जो मोहम्मद साहब, जो कि हदीसों में आता है कि एक बुढ़िया, आपने वो सुनी होगी कि जब भी वो रास्ते से गुजरते थे तो एक बुढ़िया उनके ऊपर कूड़ा डालती थी। ठीक है, और एक दिन ऐसा ही हुआ कि जब वो गुजर रहे थे तो कोई कूड़ा नहीं आया, तो वो हालचाल लेने के लिए पहुंच गए कि आखिर आखिर क्या हुआ। इसी तरीके से ताइफ एक शहर, वहाँ पे मोहम्मद साहब जाते हैं तबलीग करने के लिए, और वहाँ पे वहाँ के लोग उनके ऊपर पत्थर बरसाते हैं। ठीक है, वहाँ पे जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और ये कहते हैं कि वो इतने गुस्से में हैं, वो ये कहते हैं कि आप कहिए तो दोनों पहाड़ों के दरमियान हम उसको दबा दें, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा मत करना। ठीक, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं कि वो जब नमाज पढ़ रहे होते हैं तो ऊंट का वो जो लीवर है, वो जो उनके सर के ऊपर डाल दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद साहब जो हैं वो गुस्सा नहीं दिखाते हैं, इसके बावजूद वो सब्र, वो मोहब्बत से पेश आते हैं। तो फिर ये लोग जो सिर तन से जुदा करने की बात करते हैं या फिर इतना ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सर तन से जुदा का जो नारा है वो इस्लामिक नारा नहीं है। जी। और उसके लिए कई सारे फतवे भी जो हैं उलमाए इकराम ने दिए हैं और कहा है कि ये गलत है। सर तन से जुदा कोई नारा मुसलमान में नहीं है, और कोई अगर ऐसे नारा लगाता है तो हम उसको कंडेम करते हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। मगर एक तबका जो जय सिया राम के नारे लगवा कर ट्रेन में चलने वालों को मारते हैं, पीटते हैं, उनको गाय के नाम पे लोगों को मार देते हैं, उनके खिलाफ अभी तक, और उनका महिमा मंडन जो है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के नेता उनका महिमा मंडन करते हैं, उनका फूल माला से स्वागत करते हैं। आपने देखा होगा बिल्किस बानो के जो हत्यारे और बलात्कारी थे उनके परिवार के, जब उनको जेल से छोड़ा गया तो आपने देखा होगा कैसे भाजपा के लोगों ने उनका स्वागत किया गया। तो बार बार हमें कहा जाता है, हम तो संविधान के अनुसार हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और हम करते हैं। सर तन से जुदा के नारे का तो हम कंडेम करते हैं, हम बार बार आपसे भी कह रहे हैं ये बात कि गलत है, वो नहीं कहना चाहिए। हम गिरफ्तारी की, और अगर एनएसए की मांग कर रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसमें क्या गलत है? जब सरकार ही फैसला नहीं ले पा रही, कोई स्टैंड नहीं ले पा रही, इन बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला, बहुत हो गया। एफआईआर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके खिलाफ हमें तो जब तक एनएसए के तहत वो जेल में न जाए तब तक हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। मैंने भी अभी दिल्ली में उसका पुतला भी जलाया और एक बहुत बड़ा आयोजन करके उसका प्रोटेस्ट भी किया, और बताया भी, सरकार को भी कहा कि भाई किसी भी तरीके से आप जो है इसे जेल में डालिए यूएपीए के तहत, क्योंकि ये तो पीस खराब कर रहा देश का, ये तो दंगा जैसा दंगा कराना चाहता है, और ये बीजेपी का आदमी है। पुलिस उसके पास जाती है, नियाज भाई, उसको कहती है सर एक बार जरा सा 2 मिनट के लिए चलिए सर। मतलब ऐसे, मतलब पुलिस का ऐसा रवैया, मतलब वो क्या देखते हैं आप, ऐसा रवैया सबके लिए होता है पुलिस का। उसके मंदिर की सुरक्षा की जा रही है, मगर जो लोग, और वो गलत बातें कर रहा है, वो एक पैगंबर साहब के बारे में नहीं, वो बीजेपी के नेताओं के बारे में भी बहुत बुरा बुरा कहता है, महिलाओं के बारे में भी बहुत बुरा बुरा कहता है। तो उसके खिलाफ लगातार एफआईआर होना, उसकी गिरफ्तारी ना होना तो क्या है? सरकार चाहे तो एक दिन में पकड़ ले, एक दिन में तो NSA फिर लगा ऐसा के। क्यों नहीं करना चाह रही है सरकार? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, वो तो बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भी बहुत सारे विवादित उनके उसके बयान हैं। तो आखिर क्यों देखिए, अभी यूपी में 10 सीटों पे उपचुनाव हुए हैं, और जो सामाजिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति भाजपा की है, देखिए जब भाजपा बनी 1980 में तो इनकी 2 सीट थी, फिर जो है बाबरी मस्जिद का ताला खुलता है, फिर मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू होती है इस देश में। तो मंडल की राजनीति कांग्रेस करती है और कमंडल की राजनीति जो है भाजपा करती है। जी। तो उनको इस चीज़ से फायदा मिलता है, दंगा होगा तो उनको फायदा होगा, एक यूनिटी बनती है, 80-20 में बढ़ जाते हैं लोग, तो फायदा तो भाजपा को होता है। भाजपा तो खुद चाहती है ऐसा माहौल बना रहे, सेंसिटिव माहौल बना रहे, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, न उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलता, उनके खिलाफ जो है और कोई धारा लगा के जेल में नहीं डाला जाता। तो नियाज भाई, ये दोहरा मापदंड जो है, कानून सबके लिए बराबर है,
तो आप इंसाफ करिए, आप लेकिन इंसाफ करिए। हाँ, AIMIM के जो मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो उनके बयान आप जितने भी आप सुनेंगे तो ये आरोप लगता रहा है कि वो जो है वो बीजेपी से सिर्फ डराने का काम करते हैं कि अगर देखो अगर ऐसा नहीं किया, जिस तरीके से बीजेपी जो है वो 80-20 की बात करती है, बीजेपी जो है इस तरीके की राजनीति करती है जो उनके ऊपर आरोप लगता है कि डिवाइड एंड रूल का, उसी तरीके से ओवैसी साहब के ऊपर भी ये कहा जाता है कि वो भी डराने का काम करते हैं कि अगर तुमने बीजेपी को सपोर्ट किया, बीजेपी के साथ गए, तो तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ वो होगा। और उन्हें किसी तरीके से जो मुसलमान है डरा करके वो सारी चीज़ें सिर्फ वोट बैंक के लिए होती हैं। नहीं, वो बैरिस्टर साहब कभी डराते नहीं किसी को भी, वो तो जगाते हैं। वो सरकार जो अभी आप देख रहे होंगे लोकसभा में जो है हमारे 24 MP हैं हम्म। जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। आपने देखा होगा कि एक ही आवाज़ है वहाँ पर जो बेबाकी से अपने सारे मुद्दों को बताते। और आपने देखा ही होगा कि उन्होंने CNRC का जो बिल आया, सबसे पहले जो है सदर साहब ने उसकी कॉपी को फाड़ा सदन में। जब ये वाला बिल लेकर आए, वक्फ अमेंडमेंट वाला बिल जो लेकर आए, उसको भी, उस बिल की भी जो है मजम्मत उन्होंने अकेले ने खड़े होके करी। तो वो तो लोगों को बताते हैं कि सरकार ऐसे ऐसे बिल लेकर आ रही है जिससे कि मुसलमानों को दबाया जा सके, कुचला जा सके। तो हमेशा लोगों को जगाने की बात करते हैं, हमेशा कभी नहीं तोड़ने की बात करते। आप एक बयान बता दीजिए कोई उन्होंने जो है देश विरोधी बयान दिया हो। बैरिस्टर साहब बाकायदा पाकिस्तान गए, पाकिस्तान में पाकिस्तान को कोस के आए, हिंदुस्तान की गर्व से कह के आए मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ और वहाँ जैसा अमन और चैन और भाईचारा है। मगर 2014 के बाद से नियाज भाई इस पूरे देश की दिशा ही चेंज हो गई। आप ये बताइए, क्या इस देश में शमशान कब्रिस्तान की राजनीति होनी चाहिए? विकास की बात होनी चाहिए, महंगाई कम होने की बात होनी चाहिए, डॉलर कम होने की बात होनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलने की, मगर उस पर कोई बात नहीं होती। सारे नेता जितने भी भाजपा के नेता हैं तब तक वो मुसलमान, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की बात ना करते और मुगलों की बात ना करते तो उनकी कोई मंच पे कोई भी भाषण पूरा नहीं होता। उसमें मोदी जी भी शामिल है। मोदी जी कह रहे हैं मुसलमान मुसलमान जो है मंगलसूत्र छीन लेंगे, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुसलमान हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी खुद 6 भाई बहन हैं, अमित शाह जी 7 भाई बहन हैं, मोहन भागवत जी 7 भाई बहन हैं, इनके परिवार भी तो बहुत बड़े हैं, ये दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ये सिर्फ मुसलमानों के ऊपर राजनीति टारगेट करने करना, का, हाँ। राजनीति करने के, चलिए एक वो टारगेट करते हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के इर्द गिर्द जो राजनीति है वो तो आपकी पार्टी के ऊपर भी आरोप लगते हैं कि नहीं नहीं, हम मुसलमानों के इर्द गिर्द ही उनकी मैं राजनीति बता घूमती देता हूँ, है। हमारी पार्टी दलितों की बात करती है, आदिवासियों की बात करती है, मुसलमानों की बात करती है। आप बताइए किस मुद्दे में मुखर होकर सदर साहब नहीं बोलते हमारे बैरिस्टर साहब? हर मुद्दों पे वो उन्हीं का आप बयान देखते होंगे टीवी पे। और कौन बोलता है? मुखर होकर वही बात रखते हैं। देखिए, एक एक पढ़ा लिखा नेता हो, पढ़ा अभी लिखा आदमी होना, नेता होना, ये एक अलग बात है। अब आप देखिए जो और लोग हैं उनको पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें पता आप ही नहीं है। दलितों की बात कह रहे हैं कि आपकी पार्टी दलितों की बात करती है, तो अब तक आप लोगों ने कितने दलितों को टिकट दिया? हमने तो कई सारी जगह टिकट दिया उनको। बिहार में कितनों को दिया आपने? बिहार में नहीं दे पाए, अब मगर अभी और लोगों को दिया, और समाज के लोगों को, हिंदू भाइयों को दिया टिकट। राणा रणजीत सिंह और भी कई सारे प्रत्याशी रहे हैं जो अभी लोकसभा में दिया टिकट हम। वो लड़े भी, अच्छे से लड़े भी चुनाव भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए धीरे धीरे हमारी पार्टी, पहले हैदराबाद में थी ना हमारी पार्टी, तेलंगाना में, फिर बिहार में भी, फिर महाराष्ट्र में भी, फिर गुजरात में भी, धीरे धीरे दिल्ली में भी, तो ऐसे ही अब यूपी में भी। तो लगातार पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है नीरज भाई। और इसमें जो है बैरिस्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है, उनका बेबाक अंदाज जो है, जो मुखर होकर बात रखते हैं। और देखिए पढ़े लिखे नेता की यही पहचान होती है, आपके वो विरोधी, मुद्दों की बात करते हैं। आपके विरोधी तो कहते हैं कि आप जहां जाते हैं वहां बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम जो है अभी हरियाणा में नहीं गए, हम कश्मीर में नहीं गए, हम अभी और कई सारे स्टेट में नहीं गए, तो वहाँ पे बीजेपी जीत रही है, क्या हमारा क्या कसूर है उसमें? अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, हम नहीं लड़े, 8 या 10 सीटें हम चुनाव लड़े लोकसभा में, 543 सीटें हैं, तो भाजपा जीत गई, तो उसमें हमारा क्या कसूर है? तो ये तो लगातार हमें कह देना, मैं कह रहा हूँ बार बार
कि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये सब मुसलमानों की वोट लेना तो चाहती है नियाज भाई। और मुसलमान भाई हमारे भर भर के उन्हें वोट भी देते हैं कि बीजेपी को हराना है। मगर जब मुद्दों की बात आती है, जब हमारे घर पे बुलडोजर चलाया जाता है, हमारा हमारा एनकाउंटर किया जाता है, हमारे घरों को तोड़ दिया जाता है, हमारे बच्चों को जो है हवालात में मार दिया जाता है, तो उस पर ये आप देखा होगा कहीं स्टैंड नहीं लिया होगा। कहीं मस्जिदों को तोड़ा जा रहा, कहीं मदरसों को तोड़ा जा रहा, कहीं जो है हमारे जो है और जो हमारे स्थान है उनको तोड़ा जा रहा। तो उस पर कहाँ कौन सी पार्टी आती है सामने? अभी बुलडोजर पे कौन सी पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट गई? आप ही बताइए, कहाँ से रुका बुलडोजर? ये बुलडोजर जो था सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध बताया, मगर अभी तक लाखों मकान मुसलमानों के तोड़ दिए गए। इस बुनियाद पर तोड़ देंगे आप मकान कि आपके खिलाफ एफआईआर हो गई, अगले दिन ही अवैध हो जाएगा मकान। ये तो जग जाहिर बात है, सब लोग देख रहे हैं। मगर कोई भी नाइंसाफियों के खिलाफ, ये नाइंसाफी जो हो रही है उसके खिलाफ बोलने के लिए कोई नहीं बोलता हमारी बात। तो बैरिस्टर साहब बोलते तो आने वाले समय में सारे मुसलमान, जितने भी देश के मुसलमान हैं, सब हमें ही वोट करेंगे। तो कुल मिलाकर के बैरिस्टर साहब जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो मुसलमानों के नेता हैं। नेता वो सभी के नेता हैं, पूरे देश के नेता हैं, हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है। स्वागत है सबका, हम तो कह रहे हैं बार बार, सबका स्वागत है। दलित भी आई है हमारे साथ, मुसलमान भी आई है, सिख भी आई है, ईसाई भी, सब समाज का आइए आप। चलिए, आपने वक्फ संशोधन बिल की बात की और आपने ये कहा कि इसमें मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। तो कैसे दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, वक्फ जो संपत्ति होती है ना, वो मेरी प्राइवेट संपत्ति होती है। प्राइवेट संपत्ति को ही आप वक्फ कर सकते हैं नियाज भाई, और ये हमारे अल्लाह की संपत्ति हो गई इसमें। और ये बार बार जो एक फेक नैरेटिव और एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि कोई भी, मान लो मैं आपके ऑफिस में आ गया, सीट पे बैठ गया, मैंने यहाँ नमाज पढ़ ली और मैं ये दावा कर दूं कि मेरी हो गई ये जगह, ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा कि इसके खिलाफ फिर अदालत भी नहीं जा सकते, आप सुन ही रहे होंगे, देख ही रहे होंगे, तो ये गलत बात है बिल्कुल। आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हमारे देश में है ना न्यायिक प्रणाली। और ये ट्रिब्यूनल जो कोर्ट होता है उसमें कौन लोग होते हैं? ये जो बताया जाता है कि लोगों को, एक हिंदू भाइयों को डराया जाता है कि ये तो सारे मुसलमान होते हैं, कि वहाँ की जो जितने भी जो प्रदेश हैं, 29 जगह वक्फ जो है ये क्या वक्फ बोर्ड है हमारे, सब में जो है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट का लोग होते हैं, कोई मुसलमान नहीं होता। जो सर्वेयर होता है, जो जाता है सर्वे करने के लिए, वो सब जो है गवर्नमेंट जो है वहाँ की तय करती है, किस व्यक्ति को तय करती है। उसमें जज भी होते हैं, पूर्व अधिकारी भी होते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग भी होते हैं। तो ये फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा, तो किस तरीके से कि मुसलमान तो उस चीज़ पे वादा, वो कह देंगे कि ये हमारा है तो वो उनका हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो हमारे किरण रिजिजू हैं, उन्होंने, अगर वो कह रहे कि इतनी सारी संपत्तियों का मसला है, तो उन्होंने 12-13 संपत्तियों का नाम बता पाए। जो विवाद बता रहे हैं, एक वहाँ तमिलनाडु में बता रहे थे, एक दो जगह और बताया। तो ऐसा विवाद कहीं नहीं है। आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। मुसलमान को तो 3 महीने का टाइम है कि 3 महीने के अंदर जो है आपको बताना होगा कि ये संपत्ति कैसी है। वो उनके लिए तो लाइफ टाइम है, कभी भी जा सकते हैं। लेकिन ये आरोप लगते रहे हैं कि मुसलमान भी कई ऐसे होते हैं कि उनके आपसी ज़मीन विवाद को लेकर के, कि मुसलमानों ने भी कई शिकायत की है कि ये हमारी ज़मीन थी, हमने वक्फ को दी भी नहीं थी, और ये आकर के वक्फ ने अपना बोर्ड लगा दिया, और उसके बाद से अब हम कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कुल मिलाकर के वक्फ ने उस ज़मीन पे कब्जा कर लिया। इस तरीके के भी जो आरोप लगते रहे हैं। इस तरीके के कोई आरोप नहीं लगते। ये सब बेकार की बातें हैं, जो लोगों को झूठ बोला जाता है, लोगों के दिलों में एक जहर भरा जाता है कि भाई किस तरीके से ये हो रहा है। मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, जो मुकेश अंबानी है, उनका जो घर है वो भी वक्फ की संपत्ति है। दिल्ली में ना जाने कितनी सारी संपत्तियां हैं जो जो वक्फ की संपत्तियां हैं, जिन पे जो है सरकार ने कब्जा कर रखा है। तो उनको छुड़वाइए, आप लाइए अमेंडमेंट बिल, आप उनको छुड़वाइए हमारी जगहों को, आप हमारे लिए फलाबूदी के लिए काम करिए, कोई मना नहीं कर रहा। मगर आप हमारी संपत्ति छीनना चाहते हैं। देखिए, हमारे लिए नियाज भाई, जैसे एनआरसी से हमारी नागरिकता छीनी जा रही थी, इसी तरीके से वो अमेंडमेंट जो बिल है वो हमारी संपत्ति छीनने के लिए। अच्छा। तो इसकी हम मजम्मत करते हैं,
और हमारे बैरिस्टर साहब जेपीसी में भी हैं, और हम देश में जगह 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 जितने भी हमारे जगह होंगे, अगर ये बिल आता है तो हम बड़ा एक आंदोलन इस पर जो है करेंगे। ये बिल हम पास नहीं होने देंगे। अभी आज ही ओवैसी साहब का एक बयान आया है वक्फ संशोधन बिल को लेकर के ही। उन्होंने ये कहा कि मुंबई में एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है और वहाँ उनके बेटे की शादी में पीएम मोदी गए हुए थे और उन्होंने तोहफे के तौर पर ये वक्फ संशोधन ये जो कानून है वो दिया है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया कि किसकी शादी क्या, मतलब इस तरीके से उन्होंने बोला। तो मैंने तो बताया आपको, मुकेश अंबानी का घर है वो, जो वफ की संपत्ति पे बना है। तो सरकार लगातार जो है देश की संपत्तियों को बेच रही है। तो इसी तरीके से वो चाहती है कि ये संपत्ति भी हम छीन लें। वफ की जो संपत्ति है, जो 9 लाख करोड़ संपत्ति है हमारी, उन पर सरकार की निगाह है। वो चाहती है कि हम लेकर इन्हें अपने अडानी और अंबानी को बेच देंगे, जैसे देश की सारी संपत्तियां बेच दी। तो सरकार तो लगातार मुसलमानों को टारगेट कर रही है, वो किसी भी तरीके से हो। आप बताइए, ट्रिपल तलाक का कानून जो है भाजपा की सरकार लेकर आती है। धारा 370 का कानून जो है हटाने की जो वो थी, वो भी भाजपा लेकर आती है। CA NRC, ये सब बिल हमारे खिलाफ लेकर आ रही। लेकिन ट्रिपल तलाक का जहाँ तक मामला है तो ट्रिपल तलाक जो है इंस्टेंट तलाक दे देना कि 3 बार कह दिया तलाक 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 हो गया। ऐसे तो तलाक नहीं होता इस्लाम में। तो इसी इसी को लेकर के ये तो तलाक अहसन, तलाक बिद्दत, इस तरीके के सारे इस्लाम में कानून है और इसे जो है तलाक बिद्दत के तौर पर देखा जाता है कि आप 3 बार बोल दिया उन्होंने। लेकिन बहुत से लोग इसके भी समर्थन में कि हाँ हो जाता है। देखिए, वो तो काजी ही बता पाएंगे, जो हमारे उलमाए कराम है। ये तो तो उनसे इसी अच्छा के कौन खिलाफ तो बता सकता है। गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक को ख़त्म करने के लिए वो लेकर के देखिए, आई। उससे नुकसान हुआ है। आज भी तलाक हो रहे हैं, आज भी बहुत किसी ने सारे फ़ोन वाक़े पे हैं। बोल दिया तलाक तलाक तलाक, कहीं बैठा हुआ है और वो तलाक अब हो भी हो गया। रहे हैं। तो ये गलत है ना। नहीं, देखिए, ये सब चीज़ों में हम इस पर कोई नहीं बात कर सकते। ये तो हमारे उलमा इकराम ही बता सकते हैं इसमें क्या गलत है क्या सही है। हम तो पॉलिटिकल मामले जितने भी हैं उन पर अपनी बात मुखर से रख सकते हैं। चलिए, बिहार में सीमांचल में ही अब तक आप लोगों की पार्टी वहाँ से चुनाव लड़ी। हालांकि बाद में जो भी आपके विधायक जीते वो फिर से दूसरी पार्टी में चले गए। तो क्या अब अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको इस बार सीमांचल के अलावा भी कहीं पे आप लोग आजमाएंगे अपनी किस्मत? बिल्कुल, पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे, सारे सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और जज्बे के साथ लोग वहाँ पर इतना बहुत अच्छा हमारा संगठन तैयार हो चुका है। और जो जो प्रत्याशी लड़ना चाहते हैं वो जो राफ्ता करेंगे, और तो पूरे विधानसभा चुनाव पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर की अभी एक नई नई पार्टी वहाँ पे बनी हुई है, जन स्वराज पार्टी। तो क्या उनके साथ गठबंधन करने के नहीं नहीं बारे में? नहीं, वहाँ पे कोई नहीं, गठबंधन नहीं होगा। वहाँ पर तो हम बहुत मजबूत हैं। और जो है हमारे अख्तर अली मान साहब और आदिल हसन, जो एडवोकेट हैं, जो हमारे वहाँ के प्रवक्ता भी हैं और वहाँ के अध्यक्ष भी हैं, वो बहुत अच्छे से कार्य वहाँ पर कर रहे हैं। और लोगों में जो है लोगों के मुद्दों को उठा रहे हैं। जो जो सरकार की नाकामियां हैं उनको उजागर कर रहे हैं। अभी एक पुल था जो बैरिस्टर साहब गए थे, आपने देखा होगा। पानी भरा हुआ था, वो कपड़े ऊपर करके गए थे, वो पुल भी बनाने का काम सरकार। तो हम तो लगातार उन्हें आईना दिखाने का काम कर रहे हैं सरकार को। हम तो सरकार को लगातार टारगेट कर रहे हैं। जो उनकी नाकामियां हैं उनको बताने का काम कर रहे हैं, तो जनता हमारे साथ देगी। तो अभी चलिए, ये अभी ईरान और इजराइल और हमास फ़लस्तीन ये पूरा जो मामला चल रहा है, तो इस पे भी देश के अंदर भी बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही है। किस तरह की राजनीति हो रही है ये आपको भी पता है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अभी आपने देखा होगा ट्विटर पे स्टैंड स्टैंड इसराइल इसराइल के साथ लोग, बहुत सारे लोग हमारे देश के कथाकथित अपने आप को जो एंकर कहते हैं, कथाकथित जो है जो इस्लामी स्कॉलर भी हैं, उसमें कथाकथित कई सारे हिंदू धर्मगुरु भी हैं। तो हम तो कह रहे वो हमारे जो देश का स्टैंड है, हम तो वो बता देना चाहते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जो है फिलिस्तीन में जो कब्जा किया हुआ है इसराइल ने हमास में, उसको छोड़ देना चाहिए। तो हमारी 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 सरकार का स्टैंड भी फिलिस्तीन के साथ है। यहाँ पर जो है ना, इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि फिलिस्तीन वाले जो हैं, फिलिस्तीन और हमास के लोग जो है, हिजबुल्लाह के लोग जो हैं, इसराइल पे अत्याचार कर रहे हैं। मगर हकीकत कुछ और है। जब इसराइल ने जो है जितने भी वहाँ पर जो स्कूल थे, जितने भी हॉस्पिटल थे, जहाँ जहाँ रैन बसेरे जो
यहाँ पर होते हैं जहाँ लोग शरणार्थी रुके हुए थे उन तक, और जो लोग थे जो आम नागरिक उन लोगों को मारने का काम किया। वो तो आतंकी देश है, मेरा वो कहना तो तो ये। हमास ने भी किया था ना, नहीं 7 नहीं, अक्टूबर पिछले साल। उन्होंने कोई किसी पब्लिक को नहीं मारा अभी तक। ये बहुत सारे वहाँ के, वीडियोस वो तो सर वगैरह वीडियो तो सोशल फेक मीडिया वीडियो आप पे, देख ही ट्विटर रहे पे। होंगे। जुबेर भाई को आप जानते ही होंगे, अल्ट न्यूज़ वाले को, उन्होंने बहुत सारी उनको तो आईना दिखाया ऐसे लोगों को। हम्म, ऐसे ही नैरेटिव जो बनाया गया बांग्लादेश में भी बनाया गया। हम्म, ये बांग्लादेश में जो है हिंदुओं को मारा जा रहा है, हम्म। वहाँ तो पीस है पूरा। अभी नहीं, मेरा लेकिन बेटा लेकिन वहीं। लेकिन जो यूनुस वहाँ पे जो जिन्होंने पूरा वो दारोमदार संभाला था, तो उन्होंने भी ये कहा कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही शर्मनाक है और हमें चाहिए कि जो यहाँ पे अल्पसंख्यक हैं उनकी हिफाजत की जाए। तो जब इस तरीके के कुछ मामले वहाँ पे देखने को मिले तब तो उनको सामने आकर के इस तरीके का बयान देना पड़ा। सर 1% अगर ऐसा हो जाता है हम्म, तो आप सारे समाज को, सारे मुसलमानों को नहीं, उसको तो उनका कसूरवार नहीं ठहरा सकते ना। हम्म, तो ये तो उन्होंने उन्होंने सारा मैनेज भी कर लिया। हम्म, मेरा बेटा कल ही वहाँ गया है बांग्लादेश MBBS के हम्म, लिए पढ़ने के लिए। हम्म, तो हालात सामान्य है सारे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो हमास पे जो अत्याचार हो रहा है, हमारे देश का हिजबुल्लाह को हमारा देश आतंकवादी नहीं कहता, हम्म। आतंकवादी नहीं कह रहा, हमारे देश के लिए नहीं है आतंकवादी वो। मगर यहाँ के लोग जो है, जो कथाकथित लोग हैं जो यहाँ पर अच्छा, चलिए ठीक है। मुसलमानों से नफरत करते हैं, वो लोग लगातार जो है चलिए, स्टैंड बाय इसराइल के साथ खड़े हैं, एक और यहाँ सुनो, अमेरिका के चलिए। साथ खड़े हैं। वहाँ पे जिस तरीके से मुसलमान अभी देश के अभी जो वहाँ पे जंग चल रहा है, जितने जान माल का नुकसान हो रहा है, और जो भी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं वो बहुत ही भयावह तस्वीर हैं, ठीक है। इजराइल जो है लगातार अटैक कर रहा है, इसमें आम नागरिक भी मारे जा मारे रहे जाए। हैं, इधर से भी अटैक हो रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल ये है कि देश का मुसलमान जिस तरीके से फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, देश का मुसलमान जिस तरीके से जो है हमास का समर्थन कर रहा है, ठीक है, वो मतलब कुल मिलाकर के इजराइल की क्रूरता के खिलाफ जिस तरीके से देश का मुसलमान खड़ा है, ठीक वैसा ही बांग्लादेश में हुआ जब वहाँ पे हिंदुओं के साथ जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे 1% 2% ही हुआ हो, जब वहाँ पे हिंदुओं के साथ इस तरीके से अत्याचार हुए, तो ये देश का मुसलमान क्यों नहीं खड़ा हुआ? नहीं तो क्या भाई, होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए। हमने तो, हमारे बैरिस्टर साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कंडेम किया। अगर वहाँ पर ऐसा हो रहा है तो वहाँ के अपने देश के विदेश मंत्री जी को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि अगर हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अगर बांग्लादेश में कुछ हो रहा है तो आप स्टैंड लीजिए। हम्म, तो हम तो लगातार कह रहे हैं कि जहाँ भी नाइंसाफ़ी होती है हम तो उसको कंडेम करते हैं। मगर ये जो बार बार आप जो बताया जा रहा है कि इस तरीके से हमास और ये हमास ने क्या, हमास ने जितने भी दुनिया के मुसलमान हैं नियाज भाई, वो सब हमारे भाई हैं, हम उनके लिए दुआ भी करते हैं। क्यों सिर्फ मुसलमान ही भाई हैं? नहीं नहीं, सब भाई हैं। वो ख़ास तौर से जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनसे हमारी एक अलग लगाव है, तो हम उनकी बात भी करते हैं। तो अगर उन पे कहीं पर जुल्म हो रहा है तो हम उसके लिए यहाँ से दुआ भी करते हैं। और बैरिस्टर क्योंकि साहब ने कल ही क्योंकि कहा अगर है, जहाँ तक नहीं नियाज भाई एक। मुसलमान भाई की बात है, आपने कुरान भी पढ़ा होगा। हम्म, इवन कुरान में भी कभी भी ये जिक्र नहीं किया गया कि रब्बुल आलमीन मतलब पूरे आलम का रब, बिल्कुल। रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा गया। हम्म, ठीक उसी तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर के ये कहा गया कि रहमतुल लिल आलमीन। बिल्कुल। ये नहीं कहा गया कि रहमतुल लिल मुस्लिमीन। वो सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, वो पूरे आलम के लिए है। हम्म। तो यहाँ पे तो पूरे आलम, पूरे इंसानियत की बात होनी चाहिए। नहीं, हम तो पूरी इंसानियत की, जब कोई इंसान लगातार जो है वहाँ के शहरी लोगों को, जो बेचारों का जिनका कोई कसूर नहीं है, उन लोगों तक जो है लाखों लोगों को अभी तक जो है इजराइल जो है मार चुका है, उन बच्चों को हम्म, पूरा, हम पूरा जो फिलिस्तीन है गाजा को खंडर कर चुका पूरा। हम वीडियो देखते हैं तो हमारा भी दिल दुखता है कि किस तरीके से वहाँ पे अत्याचार किया जा रहा है। हम्म। और कल बैरिस्टर साहब ने खुद अपने एक मन से कहा कि जब तक एक बच्चा भी रहेगा फिलिस्तीन में, एक भी व्यक्ति रहेगा, वो भी अल्लाह अकबर बोलेगा। हम्म। हम भी कह रहे हैं ये बात तो। चलिए, तो कुल मिलाकर के बात ये हाजी मेहरदीन रंगरेज साहब हैं और इन्होंने बहुत सारे मुद्दों पे इन्होंने रोशनी डाली, और चाहे वो इंटरनेशनल हो या फिर नेशनल राजनीति हो, तो इन तमाम मुद्दों पे बातचीत की। और आप सबसे पहले तो मेहरदीन साहब आप आएँ, आपने वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल हमारे इस पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार।